कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आरआरबी ग्रुप डी वाले जिनका भी पेपर 9 अगस्त को होने जा रहा है उनके लिए हम स्पेशल क्लास लाने वाले हैं आज एग्जाम से कुछ ही घंटों पहले। तो आपके पास अभी भी लमसम जो है आपके पास 18 से 20 घंटे का समय है एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप एक से लेके 100 तक के पूरे प्रश्नों को देख लेना एक बार, आप सनसनी नजरों से भी, और फिर आप एग्जाम हॉल में चले जाना। मुझे लगता है कि आप आसानी से इन प्रश्नों को करके आओगे, पूरे के पूरे प्रश्नों को करके आओगे। आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप लोगों से मैंने कह रखा था कि 9 अगस्त का स्पेशल क्लास लाएंगे, क्योंकि देखिए जब अब तक जितने भी पेपर हुए हैं डायरेक्ट प्रश्न हमारे क्लास से डायरेक्ट लड़ा हुआ है। 6 को हुआ, वहां पे भी मैंने बताया था, तो डायरेक्ट उस क्लास से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को डायरेक्ट मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोगों के लिए मैंने क्लास लॉन्च कर दिया है, आप आराम से अंत तक देख लेना हर एक प्रश्न को। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि जो है 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो कल आपका एग्जाम है, तो सुबह में मैं 4 AM पे आपके लिए समझ सकते हो कि आपका स्पेशल क्लास आने वाला है। 4 AM वाली क्लास स्पेशल ही है, आप उसे किसी भी हालत में एक बार जरूर देख लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। 4 AM पे आपका स्पेशल लाइव क्लास आएगा इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप केवल एक बार जरूर उसे देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। अब देखिए यहाँ पे बात किया जाए, 2 केजी द्रव्यमान है और 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो उसमें त्वरण बताना है। तो त्वरण हमें फॉर्मूला पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, F बटा आपका M। F कितना दिया है 10, और N कितना दिया है, M कितना दिया है द्रव्यमान 2। 10 में 2 से भाग देंगे, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यह प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनंत पर बनता है, उनके बिल्कुल सही उत्तर है। आपको याद रखना है ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड या सेकंड किसी न किसी शिफ्ट में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को इग्नोर मत करो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 10 ओम 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिजिक्स का प्रश्न है। आर बराबर समतुल्य प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो R1 है 10 और R2 है 20, 10 और 20 जोड़ेंगे 30 ओम जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, पूछा गया था, क्वेश्चन आपके सामने था, किसी परिपथ में 2 में 5 का आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ का धारा का मान क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिपथ में 2 में 10 का आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे धारा निकालना है, आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी। तो क्यू आवेश कितना है 10, टी समय कितना है 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एग्जाम से पहले समझ लो पेपर देख रहे हो
और एग्जाम से पहले अगर आपके लिए कोई पेपर करा रहा है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए। आप लोगों से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं आप बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर जरूर लगा लीजिए। और कल वाला सुबह वाला क्लास तो आप भूलकर भी मिस मत करिएगा, ठीक है। तो 4 AM आपको याद रखना है, सुबह के 4 AM पे आपको 100% क्लास आने वाली है, उसको करके ही जाना है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो उसकी क्षमता डायोप्टर में क्या होगा। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, P बराबर होता है 1/f। यहाँ से जब देखोगे तो ये हो जाएगा 1/, ये जो है 50 सेमी है तो यहाँ पे हो जाएगा 50 सेमी। और सेमी में जब भी रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें 100 से गुणा करना पड़ता है ताकि ये मीटर में आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर, उत्तल दर्पण है तो आपको प्लस वाला लगाना है, और माइनस में उत्तर कब होता है, जब अवतल दर्पण होता है। यहीं पे अवतल दर्पण होता है तो वैल्यू माइनस में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। यांत्रिक ऊर्जा किसका योगफल होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योगफल होता है, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 7वें के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। कर 8वां नंबर प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या क्रमशः कितनी होती है। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, आवर्त होते हैं 7 और समूह होते हैं 18। आवर्त होते हैं 7 और समूह होते हैं 18। आपको याद रखना है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको तंग करेंगे एग्जाम हॉल में, उसी से पहले मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। धामन सोडा का जो है सही रासायनिक सूत्र क्या है, वीवीआई कर लो। ये प्रश्न आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। एग्जाम से पहले अगर कोई करा रहा है तो वो रीजनिंग सीखो चैनल है, और इसको आप जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लास बिल्कुल लाते रहें। तो Na2CO3 10H2O जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न है कि संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट उत्तर है यसद लेपन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी यसद लेपन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताया है मीथेन CH4, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने CH4 बता रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। Fe+CuSO4 ये रिएक्शन करके बनाया है FeSO4+Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। 13वें नंबर प्रश्न बताएंगे ये कौन सी अभिक्रिया हुआ है, रिएक्शन पूछा गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। देखिए FeSO4 को विस्थापित किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व आप लोगों से पूछा गया है। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम और
सोडियम। इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो देखिए सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है मानव रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा जो है रक्त कोशिका उत्तरदायी है? मानव रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी रक्त कोशिका उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे प्लेटलिस्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। पादपों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? पादपों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जिन्होंने बताया है सेरेबेलम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है सेरेबेलम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। 19वां नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पादक के रूप में कौन सी गैस निकलती है? बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पादक के रूप में कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस O2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट बताएंगे कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जिन्हें बताया लाइसोसोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है? पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट उत्तर जिन्हें बताया रंध्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्वेश्चन आपके सामने है 12वें नंबर प्रश्न 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अब तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पीडीएफ भी हम फ्री में दे रहे हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाता है। कहाँ पे मिलेगा? तो आपको जो है ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे जो है मैसेज कर दीजिए और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। ठीक है, मैसेज कर दीजिए आरआरबी ग्रुप डी में आप जुड़ जाओगे और वहाँ पे जो है आपको डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है तो आप बिल्कुल ही यहाँ पे मेरे क्लास से जुड़ जाइए, बिल्कुल आपको 100% है कि बेहतर मिलने वाला है। अब चलिएगा यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि सबसे अधिक किस माध्यम में ध्वनि की चाल होती है? तो आप लोग को याद रखना है कि ये होता है ठोस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठोस। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परिवार का पहला तत्व कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परिवार का पहला तत्व, हाइड्रोजन ग्रुप 17 का तत्व है। इसमें पहला होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर आयोडीन। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्पों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? पुष्पों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 24। 24वां नंबर प्रश्न बताना है पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र। तो जो पुरुष होते हैं उसमें होता है X और Y, दोनों ही पाए जाते हैं पुरुष में गुणसूत्र। जबकि स्त्री में कौन सा गुण पाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 25।
25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अभी देखिएगा ये करेंट अफेयर से प्रश्न आ चुका है, आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है और करेंट अफेयर में बेहतर करके आना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ कौन है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं BVR सुब्रमण्यम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वर्ष 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल कितने पदक पुरस्कारों की घोषणा हुई? 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल कितने पदक पुरस्कारों की घोषणा हुई? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 131 पुरस्कारों की घोषणा हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट तक का मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे 300 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश या शहर में हो रहा है? बताइएगा सभी लोग। 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश या शहर में हो रहा है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर डकार जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 30। भारत का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी किस शहर में जो है विकसित की जा रही है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया कि ये जो है आपके लखनऊ में जो है विकसित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कि है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाली पहली भारतीय एयर मार्शल कौन बनी है? बताइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसने पूछ रखा है कि भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला एयर मार्शल कौन बनी है? तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं कि जो है साधना सक्सेना नायर, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 32। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का जो है निर्माण किस संस्था के सहयोग से किया गया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है RDSO ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किस रेलवे सेक्शन पर जो है शुरू किया गया है? मैं फिर कह दे रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कल 9 अगस्त को एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सुबह के 4 AM वाला स्पेशल रामबाण क्लास के साथ हम हाजिर होंगे, तो उस क्लास को देखकर ही जाना, विरल क्वेश्चनों वाले क्लास को, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो उस क्लास को एक बार आप अपने सनसनी नजर से देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। जिंद सोनीपत बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। फ्रांस और भारत के बीच आयोजित होने वाला नौ सैनिक अभ्यास वरुण 2026 कहाँ आयोजित हुआ? बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 35वें नंबर प्रश्न का
राइट उत्तर जो है ये अरब सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। 36वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी गई है। वर्तमान में कह रहा है कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 36, 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 6.5%। 6.5% आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने हेतु भेजे गए भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है आदित्य L1, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 38। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियमों के तहत पेपर लीक मामलों के अधिकतम कितने रुपए तक का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। तो देखिए पेपर लीक वाले मामले में अभी जो है सरकार ने 10 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाने की घोषणा कर रखी है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेलवे द्वारा कुल कितने स्टेशनों का जो है पुनर्विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 39 है ना। 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। कितने स्टेशन है, तो 13,000 स्टेशन से अधिक हैं, सॉरी 1300 स्टेशन से अधिक हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त भारत आटा किस मूल्य पर बेचा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त भारत आटा किस मूल्य पर बेचा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट उत्तर है 27 रुपया 50 पैसा पर केजी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में लॉन्च की गई सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाल ही में लॉन्च की गई सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपदा अलर्ट और चेतावनी। आपदा अलर्ट और चेतावनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। 2026 में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 45वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सारनाथ बौद्ध परिषद। सारनाथ बौद्ध परिषद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व में सतत कृषि के लिए FAO सोयल फार्मर हीरो पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय कौन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिएगा जो है 43वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे बलुवन, बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि तमिलनाडु के हैं। भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा सुरक्षा हेतु विंडोज के विकल्प के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा माया OS। अगला प्रश्न आपके सामने है वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो जिन्होंने बताया है अश्विनी वैष्णव, बिल्कुल आपके राइट उत्तर। अगला प्रश्न है समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है, गणित के प्रश्नों पे आ चुके हैं और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सुबह के 4 AM तो किसी भी हालत में आप भूल मत जाना, ठीक है। जिनका पेपर कल है वो किसी भी हालत में उस क्लास को करके ही जाना, ठीक है। बात की जाए कि कह रहा है सवाल में कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। उसके आगे जब हम चल रहे हैं तो एक बी है जो काम को 20 दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। पहले हम टोटल वर्क पता करते हैं, ये हो जाएगा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60।
ये जब देखेंगे तो ए करता है एक दिन में 4 काम, बी जो है 3 काम, तो 4 3 7 काम करते हैं। और ये काम कितने दिनों तक करते हैं लगातार? 4 दिनों तक, दोनों मिल करता है। 4 सत्ते 28, टोटल काम है 60, 60 में से 28 काम कर दिए तो बचा कितना है मेरे पास? 32 काम बच चुके हैं। इसने कहा है कार्य का कितना भाग शेष रहा है, तो कार्य का कितना भाग शेष रहा है? शेष तो है 32, 32 शेष है, पर कितने में से? 60 में से। ये किसके पाड़े में? 4 के पाड़े में। 4 8 32, 15 चौके 60, 8/15 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आज है आपके सामने अगला है। एक दुकानदार ने 12,000 रुपये में एक घड़ी खरीदा और 20% के लाभ कमाने के लिए वह घड़ी का जो है विक्रय मूल्य क्या रखेगा? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन का राइट उत्तर आप लोग सभी लोग बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर अब मुझे लाभ हो रहा है तो 100 वाला सामान हम बेचेंगे, उस पे 20% लाभ कमाना है, तो 120 में 100 रुपये का सामान खरीदो, 120 में बेच दो, 20% का लाभ हो जाएगा। हम तो खरीदे हैं 1200 रुपये में और बेचना चाह रहे हैं 100 के जगह पे 120, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 144, अर्थात जो हमारा सामान है ये 1440 रुपया में बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है? बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन प्रश्न। सबसे पहले आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। फ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता है? आप परसेंटेज हटा के बटा में 100 कर लेते हो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 10 रुपया है तो 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 पे 1 रुपया ब्याज लगेगा, मतलब 11 हो जाएगा। 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज लगेगा, मतलब 11। अगर हम गुणा करेंगे 10 दहा के 100, इधर गुणा करेंगे तो 11 11 121, मतलब 100 रुपया समान है। 100 रुपया अगर आप दोगे तो 2 साल में ये पैसा 121 रुपया हो रहा है। मतलब ब्याज यहाँ पे कितना लगा? 100 से 121 होने में 21% का ब्याज हो रहा है। 21% का ब्याज हमें देना पड़ रहा है, तो आप निकाल दो। 10,000 रुपया है, उसका 21% अर्थात 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2100 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 6 बालकों की औसत चैप्टर से रिलेटेड है। 6 बालकों की औसत 44 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत जो है 15 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से जाएंगे कि 6 बालक हैं जिनका औसत 14 है, तो 14 छक्के 84, टोटल इनका योग हो गया। एक इसमें शिक्षक शामिल हो जाते हैं, तो 6 तो लड़के हैं और एक शिक्षक होंगे 7, औसत जो है 15 हो जाता है, तो 15 सत्ते कितना हो जाता है? 105। 105 में से 84 घटाओगे कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 15 और 6 21, 21 वर्ष का जो है टीचर है भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बताइएगा सभी लोग यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ लो, इसने कहा क्या है कि आप चाल निकालो स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 150 और समय कितना दिया है? 6 सेकेंड। यहाँ से ये देखो किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, तो 150/100 और किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 से गुणा कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 5 के पाड़े में 30, 30 या 90 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संख्या पद्धति से रिलेटेड है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ऐसी संख्या हमें बताना है जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम इसका निकालेंगे तो आपको पता है कि इन तीनों संख्याओं से जो भाग लगता है छोटी से छोटी संख्या,
इन तीनों संख्याओं से भाग लगेगा, वही इसका एलसीएम होगा। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 60, जिसमें ये तीनों संख्याओं से भाग लगेगा। और हमें बचाना है 3 ठो शेष, तो इसमें 3 शेष करना है तो जोड़ देंगे, तो अर्थात वह संख्या हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बहुत आसान था, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का जो है आधार 8 सेमी और कर्ण जो है 10 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल आपके आसान प्रश्न है। त्रिभुज के क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले आपको पता है इस तरीके से रहेगा। इसका कर्ण दिया गया है कितना, 10, और इसका आधार है 8, तो इसका लंब निकालोगे पी, तो ये हो जाएगा 6 का। आप निकालोगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो 6 आ गया। अब इसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इससे काटोगे 4 छक्का 24 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि 800 रुपये को ए बी सी के बीच में इसके अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और बी के रुपए, सी का ए से कितना रुपया अधिक है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, मान लो कि पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है, ये अनुपात में है। इसके पास है x रुपया, इसके बाद से है 2x रुपया, इसके बाद है 5x रुपया है, ठीक है। अनुपात है तो x में मान लो। हम टोटल ओवरऑल देखेंगे, 5 2 7 और 1 8 x है, और ये कह रहा नहीं 800 रुपया है टोटल। यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 100। इसने कहा ए और सी के बीच का अंतर, तो ए और सी के बीच का अंतर देखो, 1 और 5 के बीच का अंतर होता है 4x, तो 4 गुणे x का वैल्यू 100, ये हो जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप सिंपल तरीके से देखो। तो यहाँ पे आर का कोड लिखा है 18, ए का कोड 1, एम का कोड 13, बिल्कुल वैल्यू बैठा दिया है। तो के का कोड 11 होता है, ए का कोड 1 होता है, 1 11 से राइट उत्तर है, ये दोनों गलत। दूसरा पी होता है 16 पे, तो ये 16 आना चाहिए, ये 15 लिखा है, ये भी गलत। तो इसके आगे आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है कि सुरेश पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मैंने पूरब, उत्तर, पूरब, दक्षिण सभी दिशाओं को आपको कई बार लिख के बता रखा है। ये दिशा हो गया, इसमें कह रहा है कि पूरब की ओर चलता है, तो यहाँ से उठो और यहाँ चल दो कितना, 10 मीटर। फिर दाहिने मुड़ना है, दाहिना साइड, अर्थात आप नीचे मुड़ोगे 5 चलोगे। फिर उसके बाद आप पुनः दाहिने मुड़ते हो, तो दाहिना साइड ये हो गया, और 10 मीटर चलते हो। अब वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे, आप यहाँ पे हो और आ गए हो यहाँ पे, तो ये कितनी दूरी पे है और किस दिशा में, तो नीचे जाओगे तो देख लो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा और 5 किलोमीटर दूर हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में स्थान जो है आपको बताना है। श्रृंखला में अगला पद जो है हमें बताना है। बिल्कुल बिल्कुल आसान है भाई साहब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 4 से हो गया 9, मतलब 5 जोड़ दिया, 9 से हो गया 19, मतलब 10 जोड़ दिया, 19 से हो गया 39, मतलब 20 जोड़ दिया, 39 से हो गया 79, 40 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम क्या जोड़ें, 5 दूना 10, दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो 80 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 8 7 15, 559 जो है आपके बिल्कुल, सॉरी 159 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहू का पुत्र है। फोटो वाले व्यक्ति का रमेश से क्या संबंध है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त जो कल एग्जाम देने वाले हैं, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि सुबह में 4 AM पे हम आ जाएंगे लाइव आपके लिए स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ। और कहीं ना कहीं 100% है कि आप उस क्लास को कर लेते हो तो एक सीट पक्का होना तय है। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।